Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 7, that is the motion of system of particles and rotational motion. So, what do we mean by the system of particles? एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उनका मोशन किस तरह से है, किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोटेशनल मोशन, कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है. रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस के अलोंग जब वो घूमता है तो दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशन, राइट. सो कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से रोटेशनल मोशन करता है. ऑल्सो एक सिस्टम जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उस सिस्टम में पार्टिकल्स का मोशन किस तरीके से होगा. All these things we are going to discuss in this chapter. So first of all, before starting the chapter, let us know about some of the terminologies. कुछ important terminologies हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. कुछ ऐसी टर्म्स जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए before starting the chapter, right? So सबसे पहली अगर important term की बात करें, so the first term is particles. As we can see, इस चैप्टर में हम ऑब्वियसली पार्टिकल्स के सिस्टम के मोशन की बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमको पता हो कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, राइट. सो पार्टिकल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका की साइज बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि वो इजीली नेग्लिजिबल हो जाते हैं, उनको हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है पार्टिकल्स, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सिस्टम. सो व्हाट डू वी मीन बाय द सिस्टम. सिस्टम बेसिकली एक ऐसा कंपोजिशन जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, राइट. तो जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, राइट. नाउ अब सिस्टम भी दो सिस्टम में कुछ फोर्सेस अप्लाई होंगे तभी वो जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आएंगे, राइट. एक सिस्टम हमने कंसिडर किया, उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स मोशन में कैसे आएंगे, उन पर एक फोर्स अप्लाई होगा तभी वो मोशन में आ सकते हैं. तो जो फोर्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के फोर्स, पहला इंटरनल फोर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स, राइट. सो समझते हैं कि इंटरनल फोर्स क्या होता है एज वेल एज द एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है. सो अगर मैं इंटरनल फोर्स की बात करूं तो एक सिस्टम हमने माना, उस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं. तो वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स को मैं बोलूंगा इंटरनल फोर्स, राइट. एक सिस्टम हमने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम लाइक दिस. इस सिस्टम के अंदर हमने दो पार्टिकल्स मान लिए. जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स. मतलब सिस्टम के अंदर ही अगर कोई फोर्स लग रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल फोर्स. और अगर बाहर से मैंने किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया, ये एक सिस्टम है, मैंने इस सिस्टम के बाहर से किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द एक्सटर्नल फोर्स, राइट. सो इंटरनल फोर्स जब सिस्टम के अंदर ही कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जब बाहर से किसी सिस्टम के किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सिस्टम, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम. सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म आइसोलेटेड. आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला. सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसके आसपास में कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, राइट. या इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल्स पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है,
तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। सो द सिस्टम, द पार्टिकल्स ऑफ, एक ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल्स पर जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ मास. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. What do we mean by center of mass? जब भी हम किसी बॉडी की बात करते हैं, लेट अस कंसिडर अ बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे मैंने कंसिडर की, तो इस पूरी बॉडी का जो मास होता है वो एक ही पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड होता है, ओके। हमेशा हम जो भी बॉडी बनाएंगे, जितनी भी बॉडीज की हम बात करेंगे, तो सारी बॉडी का जो टोटल मास होता है वो एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड. पूरी बॉडी का जो मास किसी पॉइंट पर अगर हम कंसेंट्रेटेड मान लें, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, राइट. और नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसी से मिलता जुलता होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या समझते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, दैट थिंग ऑल्सो वी विल डिस्कस. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट जहां पर किसी बॉडी का टोटल मास जो है वो हमने कंसेंट्रेटेड माना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी से मिलता जुलता होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर किसी बॉडी का टोटल वेट इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड. तो जहां पर हमें एक बॉडी का टोटल वेट इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जहां पर उसका टोटल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, दैट इज द सेंटर ऑफ मास. मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऑब्वियसली ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जबकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट रहेगा, राइट. सो these are some of the basic terminologies related to chapter 7, right. Now in our last class we have started our chapter, in that we have studied some of the terminologies, right. Now we are going to start our new topic, that is the center of mass of a two particle system. एक टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और उन दो पार्टिकल के सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास जो है वो कैलकुलेट करना है. उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन डिराइव करना है. सो हाउ कैन आई डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करता हूँ. I have considered a 3 coordinate system. ये हो गई x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. हमने x y z एक्सिस कंसिडर की है एक 3D सिस्टम में. इसमें अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करूं, लेट दिस बी द पॉइंट A एंड दिस बी पॉइंट B. ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये मुझे बता रहे हैं सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स की पोजीशन. पॉइंट A पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ऑल्सो पॉइंट बी पर भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है. हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका मास m1 हो गया, और पॉइंट बी पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका मास m2 हो गया, राइट. सो वी आर हैविंग द 2 पार्टिकल्स. ऑल्सो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, अगर इस ए का ओरिजिन से मैं एक पोजिशन वेक्टर निकालूं, सो दिस r1 OA is equals to R1 will be the position vector of A with respect to origin, and this R1 is the vector which is giving me the value of this position vector, right. Similarly इस B पोजीशन के लिए अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर निकालूं, सो वो हो जाएगा R2. सो हमने A और B दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं, राइट. नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, सच दैट इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, पॉइंट C. हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास क्या होता है. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहाँ पर
किसी सिस्टम का जो टोटल मास होता है दैट इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी सिस्टम का टोटल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास एंड हियर इट इज डिनोटेड बाय सी। हमने मान लिया इस सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम द ओरिजिन दैट कैन बी गिवन बाय कैपिटल आर वेक्टर, राइट। So here this capital R vector is the position vector of C from the point O, right? Now अगर मैं बात करूं पॉइंट A और पॉइंट B की, तो पॉइंट A और पॉइंट B पर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पॉइंट A पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1 और पॉइंट बी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज F2। लेकिन इस F1 और F2 के अलावा एक और दूसरा फोर्स है जो कि इन पार्टिकल्स पर अप्लाई हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट A पर इस B के द्वारा भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। सो एक तो ऐसा फोर्स जो कि बाहर से एक्सर्ट किया जा रहा है और एक दूसरा फोर्स जो कि A के द्वारा B पर अप्लाई हो रहा है, ऑल्सो B के द्वारा A पर अप्लाई हो रहा है। सो वी लेट अस कंसिडर द फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल A ऑन पार्टिकल B। पार्टिकल A के द्वारा पार्टिकल B पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम मान लेते हैं F21 A के द्वारा B पर। तो जिस पर अप्लाई हो रहा है उसको हमने पहले लिखा और जिसके द्वारा अप्लाई हो रहा है उसको हमने बाद में लिखा। सिमिलरली मैंने मान लिया कि A पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1 और किसके द्वारा हो रहा है B के द्वारा, उसको हमने मान लिया 1 2। सो हर एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। जैसे इस A की बात करूं तो इस A पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं F1 और F12। सिमिलरली इस B पर भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं F2 also F21। So these are the two forces that are being applied on the two particles A and B, right? Now मुझे पता है अगर मैं पार्टिकल A का मोमेंटम निकालना चाहूँ, सो आई नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो आई विल गेट m1 v1। सो द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A कैन बी गिवन बाय m1 v1। ऑल्सो अगर मैं पार्टिकल B का मोमेंटम निकालना चाहूँ सो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा p2 इज इक्वल्स टू m into v2। So from here we have got the value of the momentum p1 as well as the value of momentum p2, right? Now मुझे एक चीज और पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस चीज के बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द या द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट। ये बराबर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल की। ये चीज हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ है ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो एक सिस्टम पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं सो मोमेंटम कितना है टोटल m1 v1। पार्टिकल A की हम बात कर रहे हैं और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, और आपको पता है जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात होती है तो डिनोमिनेटर में टाइम आता है, मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ऑल्सो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पार्टिकल A पर, तो पार्टिकल A पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, पहला F1 एंड प्लस F12। F1 वो फोर्स जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं और F12 वो फोर्स जो कि B पार्टिकल A पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जैसे मैंने पार्टिकल A के लिए इक्वेशन निकाली वैसे ही मैं पार्टिकल B के लिए अगर ये इक्वेशन निकालूं सो आई विल गेट d by dt ऑफ m2 b2 इज इक्वल्स टू f2 प्लस f21। सो यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द मोमेंटम of A and B as well as the force acting on A and B. That is the thing I have got here. Now अगर मैं इन दोनों को equations दे देता हूँ, give it equation number 1, this one equation number 2। अगर हम इन दोनों equations को add कर दें, so on adding equation 1 and 2, what do we get from here? Let us see this.
हमने कुछ नहीं किया, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे सो दैट वी विल गेट डी बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f12 प्लस f2 प्लस f21, राइट। जो LHS वाली टर्म्स हैं उनको हमने साथ में लिख दिया, ऑल्सो जो RHS वाली टर्म्स हैं उनको हमने साथ में लिख दिया है। बट यहाँ बट एक चीज आपको और पता है, बाय द गिव इट इक्वेशन नंबर 3, एक चीज आपको और पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर दो पार्टिकल हैं ए और बी, तो ए जितना फोर्स बी पर लगा रहा है उतना ही फोर्स जो बी है वो ए पर लगाएगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस F12 इज इक्वल्स टू F21। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। मतलब जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा है, बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होगा। सो वी कैन से दैट F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सो वी विल गेट d by dt of m1v1 plus d by dt of m2v2 is equals to f1 plus f12 minus f21 plus f2। और इससे ये कैंसल और यहाँ से आपके पास आ गया इट इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दैट इज d by dt of m1 m2 is equals to plus d by dt of d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 is equals to f1 plus f2। हम मान लेते हैं कि ये जो f1 और f2 है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू सम फोर्स, राइट। सो लेट ये जो f1 और f2 है वो एक फोर्स के बराबर है एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू f, मैंने कंसिडर कर लिया। सो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी दैट इज फ्रॉम हियर आई विल गेट d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 is equals to f, right। so आपके पास एक इक्वेशन आ गई d by dt of m1 v1 plus m2 v2 is equals to f here। now एक चीज और आपको पता है that velocity is equals to displacement upon में time, right। ये चीज हमको पता है that velocity is equals to डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ जो वेलोसिटी है वो r1 से जो डिस्प्लेसमेंट है वो r1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। r1 इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है। सो वी कैन राइट v1 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन में t, वेयर r1 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल a, एज वेल एज अगर मैं बात करूं पार्टिकल b की, तो पार्टिकल b के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू r2 बाई टी। सिंस यहाँ पे आप माइन्यूट वैल्यूज ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ले रहे हैं, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए हमको यहाँ पर प्रिसाइजली हम रीडिंग्स लेंगे एंड वी विल गेट dr1 बाई dt एंड dr2 बाई dt एज वेल। अगर मैं v1 और v2 की वैल्यू जो इक्वेशन मेरे पास ऊपर आई है उसमें पुट कर दूं, मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 4 में अगर हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे, सो वी विल गेट d by dt of m1 into dr1 by dt plus d by dt of m2 into dr2 by dt is equals to f I have written as it is, right। so हमने कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं। यहाँ से अगर मैं d by dt दोनों में से कॉमन ले लूँ, सो मेरे पास आ जाएगा d by dt हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बच गया m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt is equals to f I have written here, right। so आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन आपके पास ये वैल्यूज आई हैं। यहाँ से हम एक काम करते हैं, जो यहाँ से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट d by dt is equals to d by dt of
m1r1 प्लस m2r2, मैंने इन दोनों को अंदर भेज दिया। हालांकि वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बट यहाँ पर हमने जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने उनको अंदर भेज दिया है, राइट। यहाँ पर अब हम एक चीज और कर सकते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय m1 प्लस m2। हमने इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया एज वेल एज डिवाइड भी कर दिया, सो दैट वी विल गेट d बाई dt ऑफ m1 प्लस m2 d by dt of m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। सो आपने m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया एज वेल एज डिवाइड कर दिया, एंड आपके पास एक इक्वेशन आ गई, गिव इट इक्वेशन नंबर 5 हियर, राइट। सो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन आई है उसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया है, लाइक दिस, राइट। सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, लेट अगर ये दोनों जो हैं वो पोजीशन वेक्टर हमको बता रही हैं, सो अगर हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर ये हमने निकाला m1 और m2 पर इंडिविजुअली जो फोर्स की वैल्यू है वो हमने निकाली, राइट। अगर मैं उन दोनों के सेंटर ऑफ मास पर निकालता हूँ, ये हमने ग्राफ इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया था। यहाँ पे दो पॉइंट्स थे A और B, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास था C। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए फोर्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू, सेंटर ऑफ मास पर हम निकाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास पर जो टोटल मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, राइट। आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। मास टोटल कितना, m1 प्लस m2, सो आई हैव रिटन m1 प्लस m2 हियर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2r बाई dt स्क्वायर, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, और ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, राइट। नाउ यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट d बाई dt ऑफ m1 प्लस m2 इंटू d बाई dt ऑफ r स्क्वायर, राइट। जस्ट डबल डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ है उसको हमने अरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, और ये r स्क्वायर नहीं आएगा, dr आएगा, राइट। सो यू विल गेट dr बाई dt हियर। सो इस तरीके से हमने जस्ट टर्म्स को जो है वो अरेंज कर लिया है। नाउ अगर यहाँ से मैं इक्वेशन गिव इट इक्वेशन नंबर 6, यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करूं, सो ये दोनों ही फोर्स के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, राइट। सिंस इक्वेशन 5 इज इक्वल्स टू फोर्स, मतलब इक्वेशन 5 इज टेलिंग मी अबाउट द फोर्स, ऑल्सो इक्वेशन 6 इज टेलिंग मी अबाउट द फोर्स। सो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, सो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, ये m1 प्लस m2 यहाँ भी है तो इट इज कॉमन, d बाई dt यहाँ भी है, इट इज कॉमन। नाउ ये वाला d बाई dt भी यहाँ पे है, ये वाला d बाई dt भी यहाँ पर है, राइट। नाउ यहाँ पर क्या डिफरेंट है, दिस इज r, और यहाँ पर जो डिफरेंट है वो ये टर्म, मतलब ये वाली टर्म मतलब r इस टर्म के बराबर होगा, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये जो r है वो इसके बराबर होगा। और यहाँ से हम किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर of a two particle system where this small r1 r2 are the position vector along the particle A and B, m1 m2 is the mass of particle A and B, r vector is the position vector of the center of mass point C of the two particle system, right. So this is quite an important expression. So that's all for today's class. From our next class we will start doing some other topics. Thank you.